सो हेलो एंड वेलकम बैक टू PYQpedia। हम लोग 30 डेज़ की रैपिड रिवीजन सीरीज चला रहे हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर और APFC के लिए। और ये हमारा 24th लेक्चर है। इससे पहले हमने 23 लेक्चर किए हैं और ये इकोनॉमी में लास्ट लेक्चर है, जिस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो बजट 2023-24 की थी, बजट 2023-24 की थी और इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है ना। सो बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे हम लोग आज बात करेंगे और उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे और कुछ हम लोग करेंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन इसमें करेंगे और कुछ क्वेश्चन जो कल छूट गया था आपको, जो प्रीवियस ईयर के थे, वो भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे जो आपको बजट 2023-24 में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हम लोग पढ़ेंगे और फिर हम लोग इकोनॉमिक सर्वे के थोड़े पॉइंट पढ़ेंगे। देन फिर हम लोग करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनाएंगे और बजट पे क्वेश्चन बनाएंगे। और उसके बाद हम लोग जो कुछ पिछले दिन कुछ छूट गया था क्वेश्चन, तो वो हम लोग करेंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल से आप PDF इसका डाउनलोड कर सकते हैं और हर क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन की गई है। और इससे पहले हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के 2 लेक्चर किए हैं। और जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको 25 जून तक हमें कंप्लीट करनी है। सो आज ये 24 लेक्चर है, मतलब 6 लेक्चर आपके बचे हुए हैं। ठीक है। सो 6 लेक्चर है तो फ्राइडे मतलब कल हम 11 बजे एक लेक्चर करेंगे और एक 8 बजे करेंगे। ठीक है। ये दोनों जो होगी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की होगी। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर। और बहुत सारे लोगों का है कि कुछ रफली आपको क्या कहते हैं उसको, एक शॉर्ट्स टाइप का आपको बता दे, तो उसमें मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना। इसके बाद सैटरडे को आपको अगेन 11 बजे एक वीडियो होगी और एक 8 बजे रात में होगी। 11 बजे सुबह और 8 बजे नाइट में। और संडे को आपको 2 वीडियो होगी, अगेन 11 AM और 8 PM। और ये हम लोग करके हम लोग का ये 6 लेक्चर बची हुई है। इसमें आपको 11 और 8 में जो कल होगी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल होगा। यहाँ पे जो 11 बजे होगा, जिन लोग को APFC की एग्जाम देनी है, सो इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, जो लोग EOAO की दे रहे हैं वो भी देख सकते हैं, बिकॉज करंट अफेयर्स के कुछ पॉइंट हम उसमें करेंगे और करंट अफेयर्स से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना। आर्ट एंड कल्चर से भी। और इसके बाद जो 8 बजे होगी कल, परसों सैटरडे को 8 बजे होगी, वो पॉलिटी एंड गवर्नेंस होगी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। और फिर अगर संडे को जो दोनों वीडियो होगी इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस होगी। तो हमारी जो शेड्यूल थी, जिस तरह से शेड्यूल थी उसी तरह से, बस इसमें हमने टाइम को थोड़ा पहले कंप्लीट किया है आप लोगों के रिक्वेस्ट को देखते हुए। ठीक है। तो ये हमारी शेड्यूल है, इस शेड्यूल पे आप जरूर देख लें। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे कि यूनियन बजट 2023-24 का समराइज हम व्यू देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें था। सबसे पहला जो चीज़ है आपको याद रखना चाहिए कि बजट को आर्टिकल 112 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 112 में क्या बोलते हैं, इट्स अ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है, कंटेनिंग एक्सपेंडिचर, है ना, इसमें रहता है एक्सपेंडिचर हो गया लास्ट ईयर का, है ना, कितना टैक्स आपको मिल सकता है ना, और कितना खर्चा होने वाला है, सब ये सारी एस्टिमेट्स वगैरह आपको लिखी जाती है। ठीक है। इसके बाद ये इसमें आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जो बजट होती है, ठीक है ना, बजट में आपको 6 स्टेज होती है। द फर्स्ट इज प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, फिर डिस्कशन होती है, फिर स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंट कमेटी, जो डिपार्टमेंटल जो भी कमेटीज़ हैं वो स्क्रूटनी करती है, फिर वोटिंग ऑन डिमांड, फिर पासिंग एंड अप्रोप्रिएशन बिल और फिर पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल, तब जा करके ये आपको पास होती है। आपको ये भी याद रखना है कि पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और एबॉलिश बट नॉट इंक्रीज बियॉन्ड व्हाट गवर्नमेंट प्रपोज्ड। गवर्नमेंट ने जो प्रपोज किया है, ठीक है, इसमें तो उसको पार्लियामेंट क्या कर सकता है, कैन रिड्यूस या एबोलिश कर सकता है, लेकिन उसको इंक्रीज नहीं कर सकता है गवर्नमेंट ने जितना बोला है वो। तो ये एक आपको याद रखना है। ठीक है। तो उसकी दूसरी बात क्या है कि आपको एक दो चीज़ और याद रखना है कि आपको अगर पॉलिटी में थोड़ा सा देख लीजिए, 266(1) ये होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और 2 में क्या होता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। 266 आर्टिकल 266(1) में होता है आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और आर्टिकल 266(2) में होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, है ना, और 267 में होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है। ये किसके पास होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी के पास में रहती है। किसके पास में, फाइनेंस सेक्रेटरी के पास में होती है। और ये किसके बिहाफ में रखता है, ऑन बिहाफ ऑफ आपको प्रेसिडेंट। ठीक है। और इसमें अभी 30,000 करोड़ रुपए हैं। 30,000 करोड़ में 60% डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के पास में है और 40% डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास में है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है।
ठीक है। अब एप्रोप्रिएशन बिल जो होता है वो आर्टिकल 114 में एप्रोप्रिएशन के बिल के बारे में लिखा हुआ है। तो एप्रोप्रिएशन बिल क्या हो गया? टू ऑब्टेन पार्लियामेंट परमिशन टू स्पेंड मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे को खर्च करने हैं, तो उसके लिए एप्रोप्रिएशन बिल को पास करना पड़ेगा, मतलब पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये आपको आर्टिकल 114 में लिखा हुआ है। ठीक है। इसके बाद एक होता है वोट ऑन अकाउंट। ये मैंने बताया था, वोट ऑन अकाउंट। सो वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? सो वोट ऑन अकाउंट होता है, जैसे मान लीजिए कि कंसोलिडेटेड फंड इंडिया से आपको कुछ पैसा खर्च करना है। जैसे मान लीजिए कि एप्रोप्रिएशन बिल अभी तक पास नहीं हुआ है, तो आपको पैसे तो खर्च होंगे ही, गवर्नमेंट की पैसे खर्च होती रहती है, बिल पास हुई नहीं है, तो कुछ दिनों के लिए कुछ पैसे जो आपको जो खर्च करते हैं वो होता है वोट ऑन अकाउंट। ठीक है। सो वोट ऑन अकाउंट ये होता है। सो वोट ऑन अकाउंट समझ गए, और इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले भी। ठीक है। ठीक है। तो ये आपको इतना इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा याद रखिए। अब बजट बनाता कौन है ये आपको पता होना चाहिए। बजट कौन बनाता है? ये है डिपार्टमेंट ऑफ बजट, डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। किस मिनिस्ट्री में? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ये आपको इसकी नोडल बॉडी है जो बजट को प्रिपेयर करती है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद फर्स्ट बजट जो इंडिपेंडेंट इंडिया का था वो 1947 में था। अब इसमें देखो कंफ्यूज मत होना। एक है आर के सनमुखम चेट्टी। तो आर के सनमुखम चेट्टी इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो इन्होंने बजट पेश किया था। लेकिन अगर रिपब्लिक ऑफ इंडिया का पूछ रहा है और फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो हो गया जॉन मिठाई। ठीक है। ये 28 फरवरी 1950 को बजट पेश किया था पहला। अब इस बजट में कुछ चीज़ें जो की गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। बजट में एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड बनाने की बात की गई है, एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड। अब ये क्यों करेंगे? जो एग्रीकल्चर में जो स्टार्टअप है उनको प्रमोट करने के लिए। सो एग्रीकल्चर में जो स्टार्टअप हैं, है ना, जो रूरल एरियाज में हैं, उनको प्रमोट करने के लिए ये एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड बनाई गई है। तो ये आपको याद रहेगा एग्रीकल्चर स्टार्टअप का। ठीक है। इसके बाद श्री अन्न, मिलेट को बोलते हैं। सो श्री अन्न जो है इंडिया को मिलेट का ग्लोबल हब बनाने के लिए जो क्या किया जा रहा है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है, तो मिलेट का ना अभी ईयर चल रहा है 2023, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च कहाँ पे है, तो वो है आपका हैदराबाद में है। और इसको क्या किया जाएगा कि आपको मेक इंडिया अ ग्लोबल हब ऑफ श्री अन्न मिलेट को इंडिया को ग्लोबल हब मिलेट में बनाने के लिए इसको जो है, इसके जो इंस्टीट्यूशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस रिसर्च के लिए आपको सपोर्ट गवर्नमेंट करेगी। तो ये आपको बजट में था। इसके बाद इन्होंने सिकल सेल एनीमिया डिजीज को 2047 तक ये हटाने के लिए मिशन लॉन्च किया है। तो सिकल सेल एनीमिया आपको याद रखना है। इसके बाद भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन, भारत श्री। ठीक है। सो भारत श्री क्या है? जैसे मान लीजिए जितनी भी जो 1 लाख, इसमें क्या है भारत श्री में इन्होंने प्लान किया है कि 1 लाख जो एंशियंट इंस्क्रिप्शंस हैं, है ना, इंस्क्रिप्शन, उसको क्या करना है? डिजिटलाइज करना है। ठीक है। सो भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन, आप याद रखिए भारत श्री क्यों है। इसके बाद जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस बार गवर्नमेंट ने किया है वो आपको पिछले डिकेड्स में सबसे ज़्यादा है। ठीक है। तो इन्होंने 33% इंक्रीज फॉर द थर्ड कंसिक्यूटिव, 33% इंक्रीज किया है पिछले साल से, है ना। 10 लाख करोड़ ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आपको गवर्नमेंट ने खर्च किया है, जो 3.3% ऑफ जीडीपी है। और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 4.5% ऑफ जीडीपी है। जहां आपको डाटा लग रहा है वहां डाटा याद कीजिए। कुछ चीज़ें जैसे ये आपको इंपॉर्टेंट था एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड, ये आपको भारत श्री इंपॉर्टेंट है। श्री अन्न वाला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च कहाँ है वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड UIDF, ये जो है इसको जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में जो PSL हम लोग कल पढ़े थे उसमें जो शॉर्टफॉल होगा वहाँ से बनाया जाएगा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। और इसको मैनेज कौन करेगा? नेशनल हाउसिंग बैंक। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है। और इस पैसे को कहाँ यूज किया जाएगा? टू क्रिएट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर टीयर 2, टीयर 1 में नहीं, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में अर्बन एरिया है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने में यूज होगा। ठीक है। तो ये आप समझ गए। तो तीन चार चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट इसमें आ गया। कौन सा आ गया? एक हो गया कि एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड जो एग्री स्टार्टअप है रूरल एरिया में उसके लिए है। दूसरा श्री अन्न मिलेट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद में, उनको सपोर्ट करने के लिए, इंडिया को ग्लोबल हब मिलेट में बनाने के लिए, ये याद रखना। इसके बाद 2047 तक इनको सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करना है। ठीक है। इसके बाद भारत श्री जो है वो 1 लाख एंशियंट इंस्क्रिप्शन को डिजिटलाइजेशन में करने के लिए है, ये याद रखना। इसके बाद ये नॉट इम्पोर्टेंट,
अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है ये आप याद रखना, यूआईडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है और इसको मैनेज कौन करता है और इसको करेंगे क्या है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो नाम से क्लियर है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। सो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रही है और ये टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ के लिए है, इतना आप याद रखना। इसके बाद इन्होंने मेक एआई इन इंडिया एंड मेक एआई वर्क फॉर इंडिया, एआई वर्क फॉर इंडिया, ये जो है इसमें 3 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बनाने की बात की गई है। कहाँ पे बनाएंगे ये, कुछ टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे 3 जो है आपको सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने की बात की है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 3 जो है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना रहे हैं 3 टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। तो ये बताया नहीं है कि कहाँ पे बना रहे हैं, तो उतना आपको बस इतना याद रखिए, काम खत्म है। गोवर्धन स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो गोवर्धन में वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स है ना, 500 नया वेस्ट टू वेल्थ प्लांट बनाएंगे अंदर गोवर्धन स्कीम में, ठीक है। तो बस आप इतना याद रखिए, गोवर्धन वेस्ट टू वेल्थ प्लांट गोवर्धन स्कीम। इसके बाद और वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है ना, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट ये 2 साल 2025 तक अवेलेबल है। इसमें क्या होता है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में विमेन जो है 2 लाख रुपए तक अगर पैसे को सेविंग सर्टिफिकेट में डालती है तो उसको 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। देखो नॉर्मल इंटरेस्ट तो कम होती है, बट महिला के नाम पर अगर करोगे आप, ठीक है ना, तो 2 साल तक है ना, 2 साल तक ये अवेलेबल है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। और इसमें 2 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हो विमेन के नेम पे, वहाँ पे आपको 7.5% इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको एक महिला सम्मान सेविंग याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पहले 15 लाख रुपया था, उस लिमिट को बढ़ा करके गवर्नमेंट ने कर दिया कि अब 30 लाख तक जमा कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद स्टेट को जो आपको डेफिसिट पहले अलाउ था, जो 3.5% 3.5% ऑफ देयर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जितनी भी उसकी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका 3.5% का डेफिसिट अलाउड था और डेफिसिट है उसमें 0.5% जो है सो अगर पावर सेक्टर में रिफॉर्म करेंगे तो उसको 0.5% का एडिशनल मिलेगा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने 7 प्रायोरिटी की बात की है बजट में, उसको बोलते हैं सप्तऋषि, ठीक है। तो इसमें बात किया इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, पूछ सकता है इसमें से कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा, है ना। और यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, ग्रीन ग्रोथ और अनलिसिंग द पोटेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ये 7 चीज़ों पे बात की है, ठीक है। अब ग्रीन ग्रोथ में एक आपको पीएम प्रणाम लॉन्च किया गया, वैसे हम इसको पढ़ लिए हैं बट आपको याद रखना है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये पीएम प्रणाम सिंपल सी आपको याद रखना है कि विल इंसेंटिवाइज स्टेट्स यूटी टू प्रमोट यूजेज ऑफ अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर जो अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर को यूज करने के लिए लॉन्च की गई है, इतना आप याद रखें, बाकी हमने इस पर डिटेल में पढ़ी है पीएम प्रणाम। इसके बाद गोवर्धन स्कीम, इसी में ग्रीन ग्रोथ में ही आ गया गोवर्धन स्कीम, जो आपको क्या कहते हैं उसको, वेस्ट टू वेल्थ प्लांट। इसके बाद मिस्टी स्कीम, ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं, सो मिस्टी भी इसमें नेम क्या कहते हैं बजट में था, टू बी टेकन अप फॉर मैंग्रोव प्लांटेशन एमॉन्ग द कोस्ट लाइन के चारों तरफ जहाँ जहाँ है कोस्ट लाइन में, तो वहाँ पे क्या करेंगे, आपको मैंग्रोव का प्लांटेशन करने की बात हो रही, तो वो है मिस्टी स्कीम, ठीक है। तो आप इतना याद रखना, ये 2-3 स्कीम थी जो मैंने आपको बता दिया, और ये सप्तऋषि को एक बार देख लेना, ठीक है। इसके बाद डेफिसिट की जो ट्रेंड है, देखो एक होता है एक्चुअल 2021-22 में क्या था, और 2022-23 में बजट की एस्टिमेट कितनी की गई थी कि कितना हमारा फिस्कल डेफिसिट होगा। इसके बाद 22-23 में रिवाइज कितना हुआ, और 2023-24 के लिए रिवाइज बजट एस्टिमेट क्या है। अब देखो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, कन्फ्यूज ज़्यादा होना नहीं है। होता क्या है कि जब भी कोई बजट आती है, ठीक है, जैसे 2023-24 की बजट आई, सी दिस थिंग, 2023-24 की बजट आई, तो 2023-24 की बजट कब आई, फेब में, ठीक है। और हमारी फाइनेंशियल ईयर कब तक चलती है, 31 मार्च तक, क्लियर। तो क्या होता है कि 2023-24 में क्या होगा कि 2023-24 में जो एक्चुअल देगा वो किसका देगा, 2021-22 का, ठीक है। इसके बाद क्योंकि अब आप देख लीजिए 31 मार्च 2023 को ये 22-23 वाला सर्किल पूरा होगा, 2022 से 23 तक का, 31 मार्च 2023 तक 22 से 23 का, तो 22 से 23 का भी ये आपको पूरा एक्चुअल डाटा नहीं दे सकता है कि क्या हुआ हमारा डेफिसिट या कुछ भी, कोई भी डिटेल, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, तो 31 मार्च तक है, हुआ नहीं है, बजट आपको फरवरी 2023 में निकल गया 23-24 का, तो 23-24 में क्या करता है वो आपको देता है बजट एस्टिमेट, मतलब बजट एस्टिमेट, बजट बीई है ना। सो बीई क्या होता है, तो आप समझ लीजिए 2022-23 में जब हमने बजट 2022-23 का बनाया था उस समय कुछ एस्टिमेट किया होगा
कि भाई हमको इतना फिस्कल डिफिसिट होगी, चाहे इतना प्रॉफिट होगा, इतना लॉस होगा, कुछ भी एस्टिमेट किया होगा, तो वो डाटा हो गया। लेकिन जब मान लीजिए कि ये हमने कब किया था, ये बजट एस्टिमेट 22-23 का कब किया था, ये फरवरी 2022 में किया था। जब बजट आई थी तो हमने कहा था कि भाई 22-23 में ऐसा होगा, यही सोचा था। लेकिन जब हम फरवरी 2023 में ये बना रहे थे, फरवरी 2023 में, तो पूरा डाटा तो था नहीं, क्योंकि 31 मार्च तक पूरा डाटा आएगा। तो उस केस में फरवरी 2023 में इन्होंने क्या किया, एक निकालते हैं रिवाइज एस्टिमेट, कि भाई हम जो सोचे थे, ठीक है ना, उससे अब जो है, तो क्योंकि 10 महीने बाद बीत गए हुए हैं, तो हमने ये प्लान सोचा तो ये था कि ये होगा 22-23 में, फरवरी 2022 में हमने ये सोचा था। लेकिन अब फरवरी 2023 में इतने दिन हो गए हैं, 1 अप्रैल से लेकर फरवरी 2023 तक, तो उसमें हमें ये रिवाइज है, हमने जो ये 5% बोला था कोई भी चीज़, ये 5 नहीं 6 होगा, चाहे 4 होगा, है ना, रिवाइज हो गया। और एक चीज़ क्या निकलती है 2023-24 के लिए बजट एस्टिमेट। आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब जब 2024-25 में जब जाएगा, मतलब कि फरवरी 2024 में जब बजट आएगा 24-25 का, तो वहां पे क्या होगा, बजट एस्टिमेट निकलेगा 24-25 का, लेकिन एक्चुअल किसका आएगा, 22-23 वाले का, क्योंकि उस समय तक 31 मार्च 2023 तक का डिटेल पता चल जाएगा। और रिवाइज एस्टिमेट किसका आएगा, 23-24 का। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें, एक्चुअल, बजट एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट और बजट एस्टिमेट 23-24 का, ये 4 डाटा हर डाटा में देता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ठीक है। तो अब इसमें इन्होंने क्या प्लान किया था, अब इसमें आप आराम से देख सकते हैं। फिस्कल डिफिसिट हुआ कितना था 21-22 में, 6.7। तो हमें बस सिर्फ 6.7 पता है जो 21-22 की हुई थी, उसके बाद का डाटा हमें पता ही नहीं क्लियर, क्योंकि 22-23 में इन्होंने अनुमान लगाया था 6.4। जब ये फरवरी आया तो देखा कि भाई हम जो अनुमान लगाया था क्या वही रहेगा, तो फिर कहा कि हाँ भाई वही रहेगा, 6.4 ही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने अनुमान लगाया कि फिस्कल डिफिसिट कम होगा, 5.9 होगा, लेकिन हमें एक्चुअल पता नहीं है ना। सो बजट एस्टिमेट जो है 23-24 में उन्होंने अनुमान लगाया है कि हमारा जो फिस्कल डिफिसिट होगा वो 5.9% होगा ऑफ जीडीपी। होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें क्यों दिया रहता है एक्चुअल, बजट एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट और बजट। ये नहीं समझ में आएगा तो आप एक बार ना फिर से वीडियो देख लेना, ठीक है ना, पूरा क्लियर हो जाएगा। ये हर साल ये चार निकाला जाता है, और 22-23 की जो भी डिटेल होगी वो अभी नहीं आएगी, 24-25 की जो बजट आएगी उस समय आएगी, ठीक है। अब पैसे कहाँ से आते हैं भारत सरकार को, सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ से आती हैं, ठीक है ना, ये अब बात करते हैं हम लोग। तो जो रुपी आती है वो कहाँ से आती है और रुपी जाती कहाँ कहाँ है, कैसे खर्चा होती है, तो आप देख लीजिए। कॉरपोरेट टैक्स सबसे ज़्यादा जो होता है बोरोइंग और अदर लायबिलिटीज़, मतलब कर्जा ले लेके काम चल रहा है, 34% यहाँ से आती है। इनकम टैक्स से 15%, कॉरपोरेशन टैक्स से 15%, एक्साइज से 7%, जीएसटी से 17%। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्या हो गया अगर इसमें बात करें तो जीएसटी से। अगर बोरोइंग की सबसे ज़्यादा कर्जा लेती है गवर्नमेंट, और उसके बाद बात करें तो जीएसटी से 17%, उसके बाद कॉरपोरेशन और इनकम दोनों में 15% है। इसके बाद कस्टम से 4% है, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट से 2% है, और नॉन टैक्स रिसिप्ट से 6% है। तो आप इतना याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा बोरोइंग से पैसा आता है भारत सरकार के पास में, उसके बाद जीएसटी से। अगर बोरोइंग ऑप्शन नहीं है तो आप जीएसटी लिखेंगे, ठीक है। जाता कैसे है इंडिया, पैसे खर्च कैसे होते हैं, तो पैसा तो गवर्नमेंट के पास कैसे आता है समझ में आ गया। अब खर्चा कैसे होता है, तो सबसे ज़्यादा जो खर्चा गवर्नमेंट की होती है वो होती है आपको इंटरेस्ट पेमेंट में। अब आप सोच लीजिए, ठीक है, कर्जा लिए, ज़्यादा कर्जा लिए हैं तो सबसे ज़्यादा जो पैसा होता है वो इंटरेस्ट पेमेंट में भारत सरकार का खर्च होता है। उसके बाद स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेज एंड ड्यूटी में जाता है पैसा, स्टेट को जो पैसा देते हैं, जो भी पैसा आता है हमारा उसमें से स्टेट्स को भी दिया जाता है, तो उसमें 18% तो स्टेट को जो टैक्स का शेयर होता है या ड्यूटीज़ का जो शेयर होता है वो पैसा दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद 17% जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जितनी स्कीम चल रही है ना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, तो वो जो है सो वहाँ पे चला जाता है। इसके बाद आपको 9% फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स में जाते हैं, फाइनेंस कमीशन जो भी ग्रांट्स इन एड्स वगैरह के लिए बोलते हैं उसमें, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 9%। अब आपको पता है सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है, ठीक है। तो सेंट्रल सेक्टर में क्या होता है कि 100% फंड यूनियन गवर्नमेंट करती है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में स्टेट और यूनियन दोनों मिल करके करती है। 7% सब्सिडीज में जाती है और 8% डिफेंस पे जाती है, पेंशन पे 4% जाती है, अदर एक्सपेंडिचर पे जो आपको 3% जाती है। तो ये आपको रुपी कहाँ से आती है गवर्नमेंट के पास में और कहाँ जाती है वो आपको याद रख सकते हो 1-2, ठीक है। सो बजट में मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा आपको सोचना नहीं है,
और बजट मुझे लगता है इतना आपके लिए काफ़ी है। अब बात करते हैं कि 22-23 इकोनॉमिक सर्वे, कि इकोनॉमिक सर्वे में जो प्रीवियस की आप लिखते हैं कि पिछले साल के 22-23 में क्या हुआ है, वो डाटा आप लिखते हो। अब ये प्रिपेयर कौन करता है? इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक सर्वे कौन करता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, है ना, प्रिपेयर्ड बाय द इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है ना। ये कहाँ पे है? फाइनेंस मिनिस्ट्री में। पहला इकोनॉमिक सर्वे कब आया था? 1950 से 51 के बीच में। इन्होंने अनुमान लगाया है कि हमारा जो 2023-24 में होगा वो इकोनॉमी की ग्रोथ जो होगी 6% to 6.8% होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर 2023 है, गवर्नमेंट जो है 2.1% जीडीपी हेल्थ पे जीडीपी का, है ना, आपको 2.1% हेल्थ सेक्टर पे खर्चा करने का प्लान किया है, जो फाइनेंशियल ईयर में 1.6% था, ठीक है। इसमें ये भी कहा है कि जो 22-23 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 5.8% से डिक्रीज होकर 4.2% हो गया 2020-21 में। 18-19 में 5.8% था, अब ये 4.2% हो गया। इसमें यह भी कहा है कि रूरल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, रूरल में जो फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो आपको बढ़ गया है, मतलब अब फीमेल ज़्यादा काम में लग रही है रूरल एरिया में, ठीक है। इसके बाद इंडिया जो है नेट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का इमर्ज हुआ है अभी, ठीक है। तो ये है। इसके बाद इन्होंने बताया कि 2022 में भारत ने CEPA UAE के साथ में और ECTA ऑस्ट्रेलिया के साथ में साइन किया है। सो CEPA क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट विद द UAE, और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट विद ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंडिया जो है रिमिटेंस जो है, सो बाहर से पैसा जो मिलता है वो सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में इंडिया को मिलता है। लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ रिमिटेंसेज इन द वर्ल्ड 2020-22 में, ठीक है। और टेली डेंसिटी की अगर बात करूँ, वहाँ पे लिखा हुआ है कि अभी इंडिया में टेली डेंसिटी है ना, नंबर ऑफ टेलीफोन कनेक्शन पर 100 पीपल, 100 लोगों में 84.8% के पास में टेलीफोन है। इसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि नेशनल AI पोर्टल हम लें, 1520 आर्टिकल, 262 वीडियोज, 120 गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को पब्लिश किया गया है। उसमें आपको इंपॉर्टेंट में याद रखना है एक भाषिनी, जो आपको इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है ना। भाषिनी क्या है? इट इज़ इंडियाज AI लेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। ये लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जैसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, ठीक है। सो ये आपको अब टूल है जिसमें कि लैंग्वेज बैरियर से हटने के लिए, तो ये हो गया। इसके बाद इसमें जीडीपी ग्रोथ देख लो 23-24 में क्या है। देखो ये जो हैज लगी हुई है प्रोजेक्टेड है, मतलब इन्होंने 6 से 6.8 किया है, प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। इसके बाद ये एस्टीमेट है, मैंने आपको बताया था 4 चीज़ें होती है। 22-23 में एस्टीमेट है कि 7% पे रहेगा। अभी इन्होंने मतलब इन्होंने जब बजट बनाया था, है ना, 22-23 का, तो उस समय कहा था भैया 8.7% होगा ग्रोथ मेरा, ठीक है, बोला था कि 8.7 होगा, लेकिन अब आके बोला कि नहीं 8.7 मैंने ज़्यादा बोल दिया था तो 7 होगा, ठीक है, रिवाइज हो गया, रिवाइज एस्टीमेट इसको बोल दिए। और ये बजट एस्टीमेट है कि 23-24 में हमारा अनुमान है कि 6 से 6.8% रहेगा। उसी तरह फिजिकल डिफिसिट का है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का है कि आपको 22-23 में अनुमान है कि 563 रहेगा, ठीक है, US बिलियन डॉलर। और 21-22 में सोचा था कि 607 जो है सो आपको है, ठीक है ना। ये दिसंबर एंड तक 2022-23 की बात कर रहा है, क्लियर। 2022-23 के दिसंबर एंड तक 563 है, मतलब दिसंबर एंड जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने में ये बढ़ जाएगा। 21-22 में $607 रहा था, US बिलियन डॉलर रहा था। इन्फ्लेशन का देख लो 22-23 में जो है अप्रैल दिसंबर तक ये आपको 11 WPI जो है 11.5 और CPI 6.8 है। सर्विस सेक्टर में अगर बात करो तो जो 2022-23 का है वो 9.1 है। 22-23 अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ में देख लो जो 21-22 का है वो आपको रिवाइज है 10.3 और ये 4.1 जो है सो 22-23 में अनुमानित है, ठीक है, अभी तक है, मतलब रिवाइज्ड, ठीक है। एग्रीकल्चर ये आप एक बार देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं इस पर। तो बजट हमने थोड़ी सी पढ़ ली है, अब इस पर क्वेश्चन बनाते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UIDF विच इज टू बी स्टैब्लिश एज पर यूनियन बजट 2023-24। UIDF क्या है? मैंने बात कर ली थी कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड UIDF है जो बजट में बताया गया है। ये किस चीज़ के लिए है? टीयर 2 टीयर सिटी में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए है, ठीक है। इसमें फंड कहाँ से आएंगे? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में जो बचेंगे पैसे
वो पैसे आएंगे। और क्यों ये रहेंगे कहाँ? नेशनल हाउसिंग बैंक के पास में। ठीक है। अगला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बजट एलोकेशन ऑफ फिजिकल ईयर 2023-24 अक्रॉस द मिनिस्ट्रीज एंड चूज विच इज द करेक्ट आंसर। अब किस मिनिस्ट्री को जितनी बजट हुई है उसमें सबसे ज़्यादा किस मिनिस्ट्री को बजट मिला है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, नन ऑफ द अबव। सबसे ज़्यादा जो मिला है बजट एलोकेशन में वो मिला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है। अगला है कि अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2023-24 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द बजट एडॉप्ट्स द फॉलोइंग 7 प्रायोरिटीज। मैंने बात किया था कि सप्तऋषि बताया था, तो वो मैंने बोला था कि आप याद रखना, उसमें पूछेंगे। सो इंक्लूसिव डेवलपमेंट उसमें है, इसके बाद रीचिंग द लास्ट माइल है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, अनलिसिंग द पोटेंशियल है। 4 ये हैं, और यूथ पावर ये 5वां है, फाइनेंशियल सेक्टर और ग्रीन ग्रोथ में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? पीएम प्रणाम, मिस्टी और गोवर्धन स्कीम के वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स 500 नए बनाने हैं, तो ये 4 हो जाएंगे। सो कौन इनमें से एक नहीं है? विच नॉट वन एमोंग देम? लेट मी चेक वंस। 2023-24 में 7 में से कौन सा नहीं है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, रीचिंग द लास्ट माइल है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट भी है, अनलिसिंग द पोटेंशियल भी है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये तो सारे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। ठीक है। अगला है, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2023-24 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एग्रीकल्चर एक्सलेटर फंड विल बी सेट अप टू इनकरेज एग्री स्टार्टअप बाय यंग एंटरप्रेन्योर्स इन अर्बन एरियाज। बिल्कुल सही है, हमने बात किया था एग्रीकल्चर एक्सलेटर के बारे में बात किया था, एग्री एक्सलेटर के बारे में। तो उसमें क्या पढ़ा था कि जो एग्री स्टार्टअप जो वहाँ पे लोग करेंगे, यंग एंटरप्रेन्योर्स इन अर्बन एरियाज, तो उसको सपोर्ट करने के लिए ये फंड है। ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? द फंड विल एम एट ब्रिंगिंग इनोवेटिव एंड अफोर्डेबल सॉल्यूशन फॉर चैलेंज फेस्ड बाय द फार्मर। के लिए जो चैलेंज है उसके लिए तकनीक कुछ बनाएंगे। ठीक है ना, तो ये भी सही है। सो आंसर इज बोथ 1 and 2। क्लियर? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एज ऑन 1 अप्रैल 2023 वाज मोर देन 20 मंथ्स ऑफ इम्पोर्ट्स। नहीं, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 अप्रैल 2023 को 20 मंथ के इम्पोर्ट से ज़्यादा है। ये गलत है, ये न्यूज में भी आया था कि जो रिजर्व है ना, वो 10.4 मंथ्स ऑफ इम्पोर्ट के कवर के बराबर है, तो 20 मंथ के बराबर नहीं है। इंडिया वाज नेवर इन द टॉप 5 पोजीशन ऑफ लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर्स इन द वर्ल्ड। नेवर नहीं है। अभी कुछ दिन पहले 2021 में इंडिया 4th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होल्डर था वर्ल्ड में, आफ्टर चाइना, जापान एंड स्विट्जरलैंड। चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद इंडिया का 4th नंबर था। ठीक है। तो ये आपको नेवर जो है वो गलत हो गया, दोनों गलत हो गया। सो नीदर 1 and 2 इसका आंसर हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है पूरी लाइन। रिजर्व्स बोथ स्पॉट एंड फॉरवर्ड्स आर नाउ इक्विवेलेंट टू 10.4 मंथ्स ऑफ इंपोर्ट कवर कंपेयर्ड विद अबाउट 8.9% इन अक्टूबर 2022। अगला है कि कंपनी इज सेलिंग इट्स प्रोडक्ट एट लॉस इन ऑर्डर टू ड्राइव इट्स कंपटीटर्स आउट ऑफ बिजनेस। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब इसमें मैं आपको डंपिंग होगा कि प्रेडेटरी प्राइसिंग होगी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेटिंग होगी कि टाइंग होगी। अब मैं आपको इसमें प्रेडेटरी, इसकी आंसर जो होगी प्रेडेटरी प्राइसिंग होगी। तो प्रेडेटरी प्राइसिंग क्या होती है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, अब XYZ नाम लेना ठीक नहीं है, आप देखो XYZ एक कंपनी है, इन्होंने कहा कि भाई ये आया, इनके पास बहुत पैसा है, तो इन्होंने कहा कि मार्केट में जितने लोग जितने पैसे ले रहे हैं उससे एक कम पैसे पे ले दिया चीज़ें, चाहे से फ्री में दे दिया कोई भी चीज़, तो ये प्रेडेटरी प्राइसिंग होती है कि कम पैसे में दिया। मतलब अगर मार्केट में कोई भी 100 रुपये की रिचार्ज करा रही है, तो इन्होंने कहा कि भाई हम 50 रुपये में देंगे, हम 20 रुपये में देंगे। अब 20 रुपये में जब देंगे तो सारा लोग इस पर चला जाएगा कम पैसे पे। क्लियर? तो क्या हो गया कि सारा लोग कंपटीशन ही हट गया इसका। ये 100 रुपये की चीज़ 20 रुपये में दे रहा है, घाटा करके दे रहा है, तो 20 रुपये में ये चीज़ें देने लगा। 20 रुपये में देने लगा तो जितने भी ग्राहक हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो सारे लोग किसके पास चला जाएंगे? 20 के पास में। जब 20 के पास में चले गए तो अब क्या हो गया? ये डोमिनेंट पोजीशन मार्केट में हो गई। अब अपुन ही बॉस है ना, सो अपुन ही सब कुछ है ना। तो अब क्या करेगा? अब कहेगा अच्छा अब तो सब कंपटीटर भाग गया, क्योंकि भाई दूसरे को तो पैसा उतने पैसे काम चल ही नहीं रहा था, ये आया कम पैसे में कर दिया। अब ये कहेगा कि अब तो हम बहुत लॉस कमाए हैं, अब चलो ये इसका अलग चार्ज लगेगा, प्राइम सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, इसके अलग चार्ज लगेंगे, इसके अलग चार्ज लगेंगे, और वो सब लॉस को रिकवर कर रहा है।
तो ये होता है प्रीडेटरी प्राइसिंग, ठीक है ना। और ये बहुत ज़्यादा इसमें लीगल भी चीज़ें हैं इसमें, कि लीगल स्क्रूटनी के लिए होती है इसमें कि आपको ये गलत चीज़ है, बट ये होती है और हुई है अभी हाल फिलहाल में आप लोगों के साथ हुआ होगा। तो ये जो होगा आंसर प्रेडेटरी प्राइसिंग। तो मुझे लगता है आपको इतना समझ में आ गया, ये लिख भी दिया था मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीगल टेंडर करेंसी लीगल टेंडर। सो अभी बहुत न्यूज में है, 2000 की जो नोट्स हैं उसके 2000 के नोट्स डिमोनेटाइजेशन 2016 में हुआ था लीगल टेंडर। तो लीगल टेंडर करेंसी जो होगा वो क्या होगा? इट इज अ फॉर्म ऑफ मनी दैट इज रिकॉग्नाइज बाई लॉ, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड एज ए पेमेंट फॉर डेब्ट्स, इट इज बैक्ड बाई गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। अब देखो इसके बाद इट इज इशूड बाई द गवर्नमेंट। तो जो लीगल टेंडर, पहले एक आपको पता है फियाट मनी क्या होता है? सो फियाट मनी होता है वो जो करेंसी कोई फॉर्म में होगा, पहले तो करेंसी या कॉइन के फॉर्म में होगा, दूसरा इशूड बाई गवर्नमेंट, और लीगल टेंडर जो हो जाएगा वो आपको इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मनी दैट इज रिकॉग्नाइज बाय लॉ, मतलब फियाट मनी तो होगा ही होगा और लॉ में होगा। सो इट इज मस्ट बी एक्सेप्टेड एज पेमेंट ऑफ डेब्ट, बिल्कुल है ना, ऋणों के भुगतान में इसको स्वीकार किया जाना है, दैट्स अ लीगल टेंडर, ठीक है ना। और ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। ये बैक्ड जो है, ये पूछ रहा है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, सो इट इज बैक्ड बाय गोल्ड एंड सिल्वर, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। आपको समझ में आ गया? तो ये होता है लीगल टेंडर। जैसे आज रात 12 बजे से, है ना, ये 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। मतलब क्या हो गया कि वो आपको क्या कहते हैं उसमें लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं होंगे, उसको आप ये सारे लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं होगा और डेब्ट्स में आपको एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है ना। सो फियाट मनी आप जान गए, लीगल टेंडर जान गए, ठीक है। तो आंसर हो गया सी। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये बहुत न्यूज में रहा है तो ये आपको पता होना चाहिए। सो ONDC जो ओपन की गई है, ONDC गवर्नमेंट ने कहा है, जैसे आपको स्विगी है ना, जोमेटो है, चेप्टो है, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो इन्होंने कहा कि भाई हम एक ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स बोलते हैं, और ये जो है ये इस्टेब्लिश किया गया है DPIIT के द्वारा, DPIIT के द्वारा ये ओपन ई कॉमर्स है। अब ये जो है सो 2022 में ये किया गया था, और इसमें आपको क्या कहते हैं उसको, ये कोई एप्लीकेशन नहीं है, जस्ट इसमें एक सॉफ्टवेयर है, और नॉट एन एप्लीकेशन एंड इंटरमीडिएरी और सॉफ्टवेयर, ना ही ये सॉफ्टवेयर है ना ही एप्लीकेशन है। ये क्या है ना कि एक जगह पे आपको सॉफ्टवेयर्स हैं जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स, रिटेलर सबको एक जगह ला के रख रहे हैं। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, रिटेलर और कंज्यूमर सर्व एज अ मीडिएटर बिटवीन देन एक्टिंग एज अ एप्लीकेशन। तो ये बिल्कुल सही है। तो नेशनल पेमेंट इस्टेब्लिश दिस प्लेटफॉर्म एज अ गवर्नमेंट ई कॉमर्स इन, बिल्कुल गलत है, ये DPIIT ने किया है। सो आंसर 2। देखो ये ONDC जो है, जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं से मंगाते हो, इंस्टामार्ट या किसी से भी, तो उसके डिलीवरी वाले लोग आते हैं, आपको स्विगी वाले आते हैं, जोमेटो वाले आते हैं, बट इन्होंने कहा कि भाई देखो दुकान अपना खुद रजिस्टर करेगा, और वो खुद दुकान वाले का, जैसे हम ONDC से अगर कुछ ऑर्डर करेंगे तो दुकान का जो वेंडर होगा, दुकान का जो डिलीवरी बॉय होगा वो लेके आएगा। तो उस तरह का एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा, एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। अगला है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन्स। दो चीज़ें होती है, एक प्रोविजनिंग और एक एवर ग्रीनिंग, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। सो एवर ग्रीनिंग क्या होता है ना, कि जैसे कि मान लीजिए कि न्यू लोन टू पे ओल्ड लोन, ये आपको क्रेडिट कार्ड वाले लोग खूब करते हैं। 2 क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड का बिल को पे करने के लिए दूसरे क्रेडिट कार्ड से उठा लेते हैं, ठीक है ना। और ये कंपनियां भी करती हैं एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन, न्यू लोन टू पे ओल्ड लोन को पे करने के लिए नया लोन दे देते हैं। सो दैट्स अ एवर ग्रीनिंग। सो इट रेफर्स टू प्रोवाइडिंग लोन्स टू इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। देखो एवर ग्रीनिंग है तो इसका मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बिजनेस होगा? नहीं। इट इन्वॉल्व्स एक्सटेंडिंग लोन रिपेमेंट टर्म्स टू बोरोवर इन टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। नहीं। इट पर्टेन्स टू द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग न्यू लोन्स टू बोरो टू रिपे एग्जिस्टिंग लोन, ठीक है ना। ये है कि आपको एग्जिस्टिंग लोन को चुकाने के लिए नया लोन लेना। RBI ने अभी इसमें बोला है कि बहुत सारा बैंक ये कर रहा है, ये गलत है ना, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन आपको याद रहना चाहिए। एक प्रोविजनिंग होता है, ये भी आप इकोनॉमिक्स में याद रख सकते हैं। प्रोविजनिंग क्या होता है कि कुछ जो NPA होता है बैंक का, कल हमने NPA पे बात किया था, SMA 0, 1, 2 ये सब बात किया था। तो इसमें बताया था कि जो कुछ फंड है ना, जितना मान लीजिए कि लग रहा है कि इतना फंड मेरा NPA में है, तो उसका कुछ फंड आप बाहर में रख लेंगे,
जो लॉस होने वाला है एनपीएस से, उसके लिए आप क्या करें, कुछ पैसा अलग से रखेंगे कि भाई लॉस होगा तो बाद में इसको सेट करने के लिए। सो दैट्स अ प्रोविजनिंग। मुझे लगता है ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। द सब्सटीट्यूशन ऑफ स्टील फॉर वुडन प्लग इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पहले लकड़ी से काम होती थी, अब लकड़ी से काम हो रही थी तो अब इन्होंने क्या किया, स्टील से कर दिया। तो ये क्या होगा, लेबर ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, श्रम बढ़ाने वाली तकनीकी की प्रगति, कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजी, पूंजी बढ़ाने वाली तकनीकी प्रगति, कैपिटल रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजी, पूंजी कम करने वाली तकनीकी। अब आपको अगर सोचोगे इसमें कि भाई अगर हमने क्या किया कि वुडन प्ला जो था, है ना, जो हल था, है ना, लकड़ी के हल, उसको आपने स्टील का कर लिया, तो इससे आपने क्या किया, श्रम बढ़ गया आपका? बिल्कुल नहीं। ऐसा कि लेबर आपको ज़्यादा लगेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि लेबर बढ़ेगी। लेबर तो आपको, ठीक है ना, स्टील का हो गया तो लेबर ज़्यादा कैसे लगेगा, कम मेहनत कम लगेगी। पूंजी कम करने वाली तकनीक, अरे भाई पूंजी कम करने क्यों होगी, नई टेक्नोलॉजी ले रहे हो, आपकी एक एसेट्स हो गई। सो पूंजी बढ़ाने वाली तकनीकी प्रगति, कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। ठीक है, अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी इज वेस्टेड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्या लगता है सही है? बिल्कुल सही है। आरबीआई जो है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मॉनेटरी पॉलिसी को कंडक्ट करने के लिए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैंडेट किया गया है आरबीआई एक्ट 1934 से। ठीक है, कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी की देखना है। द इन्फ्लेशन टारगेट इज सेट बाय द आरबीआई इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वंस एवरी 5 ईयर। हर 5 साल में ये इन्फ्लेशन टारगेट को सेट करता है। ठीक है ना, और जो इसमें आपको जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी की, उसमें है कि प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, है ना, और ग्रोथ को देखते हुए। आरबीआई एक्ट को 1930 आरबीआई एक्ट 1934 को 2016 में अमेंड किया गया था। ठीक है ना, और इसमें आपको दिया गया था कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ठीक है, तो इसमें किया गया था कि इन्फ्लेशन टारगेट जो होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट करेगी। ठीक है, विद द कंसल्टेशन ऑफ आरबीआई वंस इन अ 5 ईयर। ठीक है, तो द इन्फ्लेशन टारगेट सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, समझ में आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विथ आरबीआई वंस इन अ 5 ईयर। पहले तो यही होता था, लेकिन 2016 में गवर्नमेंट ने आरबीआई एक्ट 1934 को चेंज करके ये चीज़ें किया था कि भाई इन्फ्लेशन टारगेट सेट हम करेंगे, आपसे राय विचार ले लेंगे बस। आरबीआई प्राइमरली फैक्टर्स इन रिटेल इन्फ्लेशन व्हाइल मेकिंग इट्स बाई मंथली, इनकी होती है बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। बिल्कुल सही है, आरबीआई की जो पॉलिसी होती है बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी होती है। ठीक है, अच्छा इतना आप पढ़ते हो। मॉनेटरी पॉलिसी तो जो आरबीआई रेपो रेट वगैरह ये सबको चेंज करती है वो सारी हो गई। फिस्कल पॉलिसी क्या हो गई? फिस्कल पॉलिसी वो होती है जो गवर्नमेंट करती है, जैसे कि टैक्स बढ़ा दिया, है ना, सब्सिडीज, है ना, जो फाइनेंशियल जो गवर्नमेंट की डिसीजन होती है, दैट्स अ फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई और फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे टैक्स घटा दिया बढ़ा दिया, ये किसका काम है? गवर्नमेंट का, तो वो हो गया फिस्कल पॉलिसी। तो अगर आपसे पूछेगा कि फिस्कल पॉलिसी में क्या करना चाहिए, तो आप अगर इन्फ्लेशन को घटाना बढ़ाना तो आप बोलोगे टैक्स कट, टैक्स इंक्रीज डिक्रीज। और अगर मॉनेटरी पॉलिसी बोलेगा तो वही रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, खरीद लिया बेच लिया, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है ना, सो आरबीआई का हो गया। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, 1 और 3 राइट होगा, बी इज द आंसर। ठीक है, अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट एंड आरबीआई टेक्स टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी। अब रुपी ना घट रही है, अब क्या करोगे, डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी हो रही है, रुपी की वैल्यू कम हो रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कर्बिंग इंपोर्ट्स ऑफ नॉन इसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट। क्या करेगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कौन सा नहीं होगा, कर्बिंग इंपोर्ट, है ना, गैर वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगाएगी और निर्यात को बढ़ावा देगी। मतलब अगर आप यहाँ से बेचोगे, है ना, एक्सपोर्ट को अगर बढ़ाओगे, एक्सपोर्ट अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, डॉलर आएगा ना हमारे पास में, ठीक है ना, तो रुपये की वैल्यू बढ़ेगी, है ना। सो कर्बिंग इंपोर्ट्स, तो ये बिल्कुल सही है। इनकरेजिंग इंडियन बोरोवर्स टू इशू रूपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड, मसाला बॉन्ड भी बॉन्ड किया जाता है टू कर्ब स्लाइड ऑफ रुपी, है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए इसको अगर बेचोगे बोरोइंग, तो रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड है ये, है ना। सो ये आपको अपने प्रेशर करेंसी पे प्रेशर नहीं डालेगा, क्लियर। तो ये आपको मसाला बॉन्ड जो होता है रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है। ईजिंग कंडीशन रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, अब ईसीबी को अगर आप ईज करोगे तो इसमें क्या होगा, हायर बोरोइंग अब्रोड में होगा,
सो अभी क्या हो जाएगा, टेम्पोरली जो है डेफिसिट को, फॉरेक्स रिजर्व की जो डेफिसिट है उसको क्या करेगा, ब्रिज कर देगा, ठीक है ना। तो उससे रुपये की स्लाइडिंग कम होगी। तो ये भी हो गया। फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, अगर तीनों आपको नहीं पता है, अगर इसको देख लिया आपने कि फॉलोइंग, इसीलिए क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए। फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, अब अगर पैसा घट रहा है, पैसे की वैल्यू कम हो रही है, तो आप मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सपेंस करोगे, ठीक है। तो इसका मतलब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब इंटरेस्ट रेट को कम करोगे, तभी तो लोगों के पास में एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो गया कि लोगों के पास पैसा दो, तो पैसा दोगे तो क्या करोगे, इंटरेस्ट रेट को कम करोगे, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट रेट को कम करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है सो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट अगर बैंक कम दे रही है मान लेते हैं, ठीक है, तो फॉरेन में पैसा डालोगे आप, क्लियर, ठीक है। इंडिया से फॉरेन कैपिटल भागेगी क्योंकि यहाँ पे जो है सो कम वैल्यू मिल रही है, कम पैसे मिल रही है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्लियर। तो ये आपको समझ लेना, बाकी मैंने एक्सप्लेनेशन में लिख दिया है। अगला है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पीएम मुद्रा योजना। अब मुद्रा योजना के बारे में क्या है, ये मुद्रा का फुल फॉर्म पहले है, मुद्रा का क्या है फुल फॉर्म, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनरी एजेंसी लिमिटेड। ये 2015 में आई थी, और ये जो है इसका जो है फाइनेंशियल सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आती है। ये अप टू 10 लाख रुपए की लोन देती है, अप टू 10 लाख। अब इसमें 3 तरह की लोन है, वन इज शिशु, एक क्या है शिशु, एक है किशोर और एक है तरुण। तो 50,000 तक होगा, अगर 50,000 तक तो उसको बोलते हैं शिशु लोन, और 50,000 से 5 लाख तक होगा तो उसको बोलेंगे किशोर, और 5 लाख से 10 लाख तक होगा तो उसको बोलेंगे तरुण। और ये कोलेटरल फ्री लोन होता है, और इस कौन हेल्प करता है इसमें, सिडबी। मुझे लगता है मुद्रा के बारे में इससे ज़्यादा आपको जानना नहीं है। सो द प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना प्रोवाइड्स कोलेटरल फ्री इंस्टीट्यूशनल लोन अप टू 10 लाख फॉर स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेज। सही लग रहा है आपको, बिल्कुल सही है। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इंप्लीमेंट द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, दोनों सही है, और बाकी मैंने आपको अलग से इन्फॉर्मेशन भी बता दिया, तो आप ये समझ गए मुद्रा योजना। अगला है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वेयर फर्स्ट प्रपोज इन 1972 बाई ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड क्लब ऑफ रोम। सो फर्स्ट रिपोर्ट जो क्लब ऑफ रोम का था, क्लब ऑफ रोम का फर्स्ट रिपोर्ट जो था उसका टाइटल क्या था, द लिमिट्स टू ग्रोथ। क्या था, द लिमिट्स टू ग्रोथ। ये 1972 में आया था, ठीक है। इन्होंने बात जरूर किया था कि आपको कंजम्पशन हैबिट को करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, लेकिन ये सबसे पहले इनके द्वारा प्रपोज किया नहीं गया था, तो ये हम आपको नहीं लिखेंगे, गलत। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव टू बी अचीव्ड बाई 2030, बिल्कुल 2030 तक पूरा करना है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अब इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कौन कौन है मैं बता दूं। नो पॉवर्टी, पहला नो पॉवर्टी, फिर दूसरा जीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर, है ना। इसके बाद क्लीन एनर्जी, इसके बाद 8वां में जाइए, 3 3 6 7, 8वां में कौन हो गया, डिसेंट वर्क। इसके बाद इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बाद इनइक्वालिटी 10वां में, 11वां में सस्टेनेबल सिटीज, 12 में रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्टिविटी, है ना, और 13 में होती है क्लाइमेट, 14 में लाइफ बिलो वाटर, 15 में लाइफ ऑन लैंड, 16 में पीस जस्टिस, है ना, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और 17 में पार्टनरशिप फॉर द गोल, इस गोल के लिए पार्टनरशिप। ये 17 जो है आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट भू आधार। ये क्या है भाई, भू आधार न्यूज में था। भू आधार जो है, भू का मतलब क्या होता है, अर्थ, लैंड, ठीक है। और भू आधार जो है उसको आप ULPIN भी बोलते हैं, मतलब यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 14 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। सो इट इज a 16 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर एवरी सर्वेड पार्सल ऑफ लैंड इन इंडिया। नहीं, ये कितना होता है, 14 डिजिट का। ये 2021 में स्टार्ट किया गया था। तो ये 2008, इट वॉज लॉन्च इन 2008 एज सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में था, लेकिन 2021 में। देखो,
एक प्रोग्राम थी DILRMP, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ये 2008 में लॉन्च किया गया था, सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी। और ये इसके अंदर में था ULPIN। इसके अंदर में ULPIN लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 2021 में। ठीक है, समझ में आ गया? तो मुझे लगता है दोनों गलत हैं, तो neither 1 nor 2। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेप्ट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। अब नॉन फाइनेंशियल डेप्ट इंक्लूड करेगा कौन? सो हाउसिंग लोन ओन्ड बाई हाउस होल्ड, ये नॉन फाइनेंशियल डेप्ट है। और अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड में है, ये भी नॉन फाइनेंशियल डेप्ट है। और ट्रेजरी बिल तो हाउस होल्ड हो गया, ये पर्सनल कंजम्पशन के लिए होगा, नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। और जो गवर्नमेंट सेक्टर का एंड क्रेडिट टू द गवर्नमेंट सेक्टर, ये सब जो होगा क्रेडिट टू द गवर्नमेंट सेक्टर, ये सब पार्ट होगा नॉन फाइनेंशियल डेप्ट के पार्ट होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? विच ऑफ द करेक्ट आंसर। सो तीनों जो है आपके नॉन फाइनेंशियल डेप्ट होंगे, गैर वित्तीय ऋण। ठीक है, क्रेडिट कार्ड की जो आपके आउटस्टैंडिंग है, चाहे हाउसिंग लोन जो आपके हैं, और या ट्रेजरी बिल, तो ये सारी जो हो गए इंडियन इकोनॉमी में नॉन फाइनेंशियल डेप्ट माने जाते हैं। ठीक है, हर पेमेंट डिजिटल मिशन, ये किसने शुरू किया था? हर पेमेंट डिजिटल मिशन, ये पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर, ये मिशन थी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर। तो इसमें 75 विलेज को पूरे कंट्री में एक आपको ये बनाना है, 75 विलेज को चूज करना है, वहाँ पे कैंप बनाना है, अवेयरनेस लोगों को फैलाना है डिजिटल पेमेंट के बारे में। ये स्टार्ट किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो हर पेमेंट डिजिटल मिशन इन्होंने स्टार्ट किया था। कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम अबाउट NPCI, ये बड़ी न्यूज में रहता है, NPCI के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो क्या है? इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ रिजर्व बैंक इंडिया एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन अंडर द प्रोविजन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। नहीं, ये जो अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत RBI और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने इसको बनाया था फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट, पेमेंट और सेटलमेंट के लिए। तो ये हो गया पहला गलत। इट हैज़ डेवलप्ड द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम टू मीट द इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन मार्केट। बिल्कुल सही है। सो आंसर क्या हो जाएगा? बी ओनली। ठीक है, अगला है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट UPI। अब UPI के बारे में क्या सही है? इट इज एन इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम जॉइंटली डेवलप्ड बाई NIC एंड CDAC। ठीक है, और नहीं, ये जो है डेवलप किया था NP, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इंटर बैंक ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है ना, रेगुलेट किया जाता है किसके द्वारा? RBI। ठीक है, सो ये गलत हो गया, CDAC और NIC, है ना। और तो पहला गलत हो गया। इट कैटर्स टू द peer-to-peer कलेक्ट रिक्वेस्ट विच कैन बी शेड्यूल एंड पेड एज पर रिक्वायरमेंट एंड कन्वीनियंस। peer-to-peer कलेक्ट रिक्वेस्ट भी है इसमें, और जो शेड्यूल कर सकते हैं कितने बजे, है ना, और जैसे रिक्वायरमेंट हो, कन्वेंस हो, उसके साथ आप पे कर सकते हो। तो peer-to-peer में भी इसमें है। तो ये आपका सही हो गया। सो आंसर इज 2 ओनली। अगला है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस इन इंडिया हैज बीन फिक्स्ड इन लाइन विद द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। MSP पे हम लोग बात किए थे, उस समय हम लोगों ने बात किए थे फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस की। सो फेयर और रिम्यूनरेटिव प्राइस जो होगा वो रिकमेंडेशन कौन करता है? CACP। ठीक है ना, और वो कंसल्ट करता है उस समय में गवर्नमेंट से और स्टेक होल्डर, मतलब जो स्टेक होल्डर कौन हो गया? जो गन्ने की जो शुगर मिल है उनसे। द FRP ऑफ शुगर कैन डिटरमाइंड अंडर शुगर कैन कंट्रोल ऑर्डर 1966। बिल्कुल, ये आपको शुगर कैन कंट्रोल ऑर्डर 1966 से इसकी आपको FRP फिक्स होती है। द स्टेट एडवाइजरी प्राइस आर अनाउंस्ड बाय की शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट विच आर जनरली हायर देन FRP। सो ये सही है कि FRP गवर्नमेंट फिक्स कर देती है, उसके बाद उससे ज़्यादा पैसा स्टेट एडवाइजर प्राइस, स्टेट को अगर ज़्यादा पैसा देना है तो वो देंगी। तो स्टेट एडवाइज प्राइस जो है सो वो शुगर कैन जो स्टेट से ज़्यादा शुगर कैन प्रोड्यूस होती है वो स्टेट अनाउंस करती है। तो ये भी सही है। सो आंसर 1, 2 एंड 3। हम लोग MSCP कल पढ़े थे, MSP, आज हम लोग इस पर देख लिए। नाउ आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के बारे में कुछ पूछ रहा है आपसे। तो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम क्या है? ये आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम और NACH होता है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ठीक है, ये आपको ये न्यूज में इसलिए था कि महात्मा गांधी नरेगा, है ना, कि वेज पे में ये आपको आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से हो जाएगा और नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस से
NSCH से। अब ABPS क्या है, ये आपको डेवलप किया गया था किसके द्वारा, NPCI। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द NPCI, बिल्कुल सही है। इट इनेबल्स पेमेंट टू आधार लिंक बैंक अकाउंट इन ट्रांसपेरेंट मैनर, ये भी सही है। और डायरेक्ट आधार लिंक से जिस बैंक अकाउंट से है उससे पेमेंट हो जाएगा, वो वहाँ पे पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। या उससे आप पैसे भी निकाल सकते हो। तो ये दोनों आपके बोथ 1 और 2 इज राइट। और NACH जो है वो जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन करना है, कोई जो रिपिटिव है, पीरियोडिक नेचर के हैं, ठीक है ना, तो वो आपको पेमेंट हो जाएगी। जैसे आप मान लीजिए कि किसी चीज़ का बिजली बिल देनी है, या कोई आपको कोई पैसे आपको कटवानी है जो हर महीने है ना, कुछ प्रीमियम्स हैं, तो वो ऑटोमेटेड वाला है NACH। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का एसेट क्या नहीं होता है, तो लोन जो होता है डिपॉजिट कमर्शियल बैंक की, मान लीजिए किसी को एडवांस दे रहे हैं तो आपकी एसेट्स है ना, बाद में आपको मिलेगा, है ना। और इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो वो भी एसेट्स हैं। लेकिन जो डिपॉजिट होती है, वो डिपॉजिट जो होती है वो लायबिलिटी होती है। आपने डिपॉजिट में रखा है तो आप कभी भी निकाल सकते हो। सो ये लायबिलिटी होती है कमर्शियल बैंक की, ठीक है। जब मांगेगा तो देना पड़ेगा, ठीक है। और जो लोन्स होगा जो बैंक देती है, या एडवांस जो बैंक देती है अपने एसेट से देती है, तो वो जो हो गया आपको एसेट हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा आपको, है ना। तो ये आपको याद रखना है, डिपॉजिट जो है नॉट इंक्लूड इन द एसेट ऑफ अ कमर्शियल बैंक। अगला है कि पे कमोडिटीज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट, देन क्या होगा। अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपको फ्री में मिल रही तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, इग्नोर किया गया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो होगा, कि इग्नोर किया गया कि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द गवर्नमेंट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, बेनिफिट्स ऑफ एन इंडिविजुअल या इन्वेस्टर या बिजनेस, है ना, वो मिस कर जाता है जब दूसरा कोई अल्टरनेटिव चूज करते हैं। मैंने आपको एक दिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताया था कि आपके पास पैसे हैं, चाहे आपके पास टाइम है 3 घंटे का, तो अब 3 घंटे का टाइम है तो आप या तो मूवी देख लो या पढ़ लो। तो आप स्टडी करोगे तो एक चीज़ करोगे तो एक तो खत्म होगा ना। तो गवर्नमेंट के पास में जैसे टैक्स पेयर पैसा दिया, तो टैक्स पेयर जब पैसा देती है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, या तो डेवलप करेगी, रोड बनाएगी, सब कुछ करेगी, या गवर्नमेंट क्या करेगी, हाँ जी लीजिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री बस पास, फ्री वो स्कूटी, फ्री लैपटॉप। तो ये क्या हो गया कि आप क्या कर रहे हो कि जो चीज़ करना चाहिए आपको, रोड बनानी चाहिए, बिजली करनी चाहिए, रेलवे की सुधार करनी चाहिए, वो चीज़ नहीं करके आप ये दे रहे हो। क्लियर। तो आप क्या कर रहे हो, एक किसी पर्सन का या किसी और का बेनिफिट को काट करके आप मतलब जो चीज़ करना चाहिए वो नहीं करके उसका अल्टरनेट वाला चीज़ कर रहे हैं उसी पैसा से। तो वो हो जाता है द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट्स टू द टैक्स पेइंग पब्लिक। अभी टैक्स पेइंग पब्लिक का पैसा लेकर के आप जाकर के क्या कर रहे हो, ठीक है, अवसर लागत उत्पाद के उपभोक्ताओं से कर भुगतान करने वाली जनता को हस्तांतरित की जाती है। समझ में आ गया। सो आंसर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग, मतलब टैक्स पेइंग पब्लिक के बेचारे उनको बर्डन हो जाती है, ठीक है। सो ये आप समझ गए कि जितनी भी आपको पब्लिक सर्विसेज है वो किसी न किसी का कॉस्ट है, कोई ना कोई पे करता है। और वो पेयर जो टैक्स पेयर जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, ये सारी फ्री में कोई देते नहीं है। हम टैक्स देते हैं तो वो फ्री में देते हैं, बट हम टैक्स देते हैं इसलिए कि हमारी चीज़ें सुधरे। हम टैक्स इसलिए नहीं देते हैं कि आपको सब कुछ फ्री में मिले, ठीक है ना, नीडी को मिले, दैट्स अनदर थिंग। क्लियर। तो ये चीज़ें हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। होप आपको समझ में आ गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूपीआई। यूपीआई इज इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय द एनपीसीआई। क्या लग रहा है आपको, बिल्कुल सही है। इट इज बिल्ट ओवर इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अलाउज इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ मनी बिटवीन एनी टू पार्टीज बैंक अकाउंट। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। यूपीआई के बारे में IMPS आप जानते होंगे, और NPCI RBI की रेगुलेटेड एंटिटी है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव। MAI न्यूज में था। तो ये मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव क्या है और इसमें क्या सही है। सो इट इज़ एन एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। बिल्कुल ये एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है और ये कैटलिस्ट की तरह काम करती है। इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया का एक्सपोर्ट जो है उसमें एक तरह से कैटलिस्ट की तरह काम करती है टू प्रमोट इंडियाज एक्सपोर्ट। ये क्या है कि जो कंट्री का जो प्रोडक्ट एंड कंट्री फोकस अप्रोच, कौन सा प्रोडक्ट किस कंट्री में भेजना है, ठीक है। ये स्पेसिफिक मार्केट ढूंढता है कि इस स्पेसिफिक मार्केट में ये बिकेगा, ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट बिकेगा,
ठीक है ना, वो क्या करती है, स्टडीज और सर्वे करती है। सो मार्केट एक्सेस इन द स्कीम एम्स टू एक्ट एज ए कैटलिस्ट टू प्रमोट इंडियाज एक्सपोर्ट ऑन ए सस्टेन्ड बेसिस। मतलब ये क्या करती है कि किस मार्केट में क्या चीज़ जाना चाहिए वो स्टडी करती है, सर्वे करती है और उसके अकॉर्डिंग फिर भेजती है। अब जो चीज़ें मान लीजिए कि जहाँ ज़रूरत ही नहीं है वहाँ भेजोगे तो उसकी डिमांड उतनी तो फ़ायदा होगी नहीं। सो दिस इज द आंसर। सो आंसर हो गया बोथ 1 और 2। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि वाइंडफॉल टैक्स क्या है। सो वाइंडफॉल टैक्स क्या है, टैक्स लेव्ड ऑन शॉर्ट टर्म करेंसी ट्रांजेक्शन टू डिस्करेज वोलेटिलिटी एंड स्पेकुलेशन। नहीं, अभी इसलिए न्यूज में था कि इंडिया ने वाइंडफॉल टैक्स को क्रूड ऑयल पे वो कट किया है, ठीक है ना, वाइंडफॉल टैक्स को कम किया है। पहले 2100 पर टन पे था टैक्स लेता था, अब 1900 ले रहा है, तो इसलिए न्यूज में था। सो हायर टैक्स रेट ऑन सडन बिग प्रॉफिट लिव्ड ऑन ए पर्टिकुलर कंपनी और इंडस्ट्री, टैक्स लिव्ड एट अ टाइम ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो ये तो होगा नहीं, तो ये जो आपको ऑयल पे किया है, ठीक है ना, वो ठीक है ना। सो ये जो होता है वाइंडफॉल प्रॉफिट टैक्स होता है। क्लियर, कि ज़्यादा प्रॉफिट ले रही तो एनर्जी कंपनियां जो थी वहां से उन्होंने टैक्स को कट किया कि 2100 से 1900 कर दिया। क्लियर, ये इसलिए लगाया गया था, ठीक है, ये इसलिए मान लीजिए कि ज़्यादा पैसा इसलिए लिया था कि वाइंडफॉल गेन डोमेस्टिक क्रूड प्रोड्यूसर सब जो है वो ना जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट की हाई रसिया यूक्रेन वार के कारण बढ़ गई थी, तो इसको कम करके थोड़ा सा पैसे कम करने की प्लानिंग थी, है ना। सो दिस इज अ वाइंडफॉल टैक्स इज ऑल्सो हायर टैक्स रेट ऑन सडन बिग प्रॉफिट लिव्ड ऑन ए पर्टिकुलर कंपनी और इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये आपका हो गया हायर टैक्स रेट ऑन सडन बिग प्रॉफिट लिव्ड ऑन ए पर्टिकुलर कंपनी और इंडस्ट्री। तो ये वाइंडफॉल टैक्स हो गया, लिखा हुआ है, देख लेना। With reference to the RuPay, consider the following statement. It is the first of its kind global card payment network of India. बिल्कुल, it is a highly secure network that protects, अगर एंटी फिशिंग से भी प्रोटेक्ट करता है, बिल्कुल सही है। It offers a contactless card that facilitates transaction with a single tap, ये भी सही है। सो हमारा तीनों का तीनों सही है। RuPay जो है आपको ये आपको लाया गया था, इसलिए लाया गया था कि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था, इंडिया में कोई अपना कार्ड नहीं था, तो उसके लिए रुपए को लाया गया था। और लेस कैश इकोनॉमी जो आरबीआई की विजन है उसको पूरा करने में रुपए का बहुत बड़ा सहयोग है। अब रुपए तो आप किसान क्रेडिट को आपको रुपए मिलता है ना। सो इसमें डेबिट कार्ड भी होते हैं, क्रेडिट कार्ड भी होते हैं, तो तीनों इसके आंसर हो गए। बाकी एक्सप्लेनेशन में आपको दिया हुआ है। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल क्रिप्टो करेंसी आर बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये आपको ऑल है, ये गलत है। सारे क्रिप्टो करेंसी जो है ब्लॉकचेन पे नहीं है। एक आपको IOTA करके है, IOTA की क्रिप्टो करेंसी है, ये ब्लॉकचेन के अलावा ये मैथमेटिकली टैंगल पे बेस्ड है, मैथमेटिकल टैंगल। अब ज़्यादा डिटेल में PhD करना नहीं है, तो ये आपको आंसर ऑल क्रिप्टो करेंसी आर बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी गलत हो गया। अल्ट कॉइन्स रेफर टू ए क्लास ऑफ अल्टरनेटिव क्रिप्टो करेंसी दैट वेर लॉन्च्ड आफ्टर द सक्सेस ऑफ बिटकॉइन। के बाद अल्ट कॉइन एक आया है, बिल्कुल सही बात है। बिटकॉइन के बाद एक अल्ट कॉइन आया है, और ये जो है सो बोलते हैं कि बिटकॉइन से हम ज़्यादा अच्छे हैं, इससे ज़्यादा दिमाग लगाने नहीं है। सो गलत पूछ रहा है, तो गलत कौन सा है, 1 ओनली, 2 सही है। अगला है उत्कर्ष 20। ये क्या है, उत्कर्ष 20 आरबीआई ने मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क लाया है। पहले उत्कर्ष 10 आया था, उत्कर्ष 10, ये 10 2019 से 22 तक था। अभी जो है सो उत्कर्ष 20 आया है, उत्कर्ष 20। तो ये 2023 से 25 तक का मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क है, ये लॉन्च किया है आरबीआई ने, ठीक है ना। तो बस रेगुलेटरी और सुपरविजन के रेगुलेट कैसे करेंगे, सुपरविजन कैसे करेंगे उस पर है। सो आरबीआई मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला है द ग्रुप विच रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी इज कॉल्ड एज। कल मैंने ये क्वेश्चन किया था, बट कल में लोगों को कन्फ्यूजन थी कुछ, तो मैंने इसको फिर से इस क्वेश्चन को डाला है कि द ग्रुप विच रेगुलरली मूव्स इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी, उसको क्या बोलेंगे, क्रोनिक पुअर, चर्निंग पुअर, ट्रांजिएंट पुअर और परसिस्टेंट पुअर। ठीक है, तो देखो क्रोनिक में ना, क्रोनिक पुअर में 2 होते हैं, वन इज ऑलवेज पुअर, ऑलवेज पुअर, और एक होता है यूजुअली पुअर। इसके बाद ट्रांजिएंट में 2 होता है, ट्रांजिएंट पुअर में 2 तरह के होते हैं, वन इज चर्निंग, चर्निंग पुअर, ठीक है, और एक ओकेजनली पुअर, ठीक है। और यहीं पे लोग कन्फ्यूजन हो जाती है नॉन पुअर में, और आपको ये हो गया जो नेवर पुअर होते हैं, ठीक है, नेवर पुअर या नॉन पुअर, समझ गए। तो ये हो गया नॉन पुअर या नेवर पुअर। अब इसमें क्या है
कि ये आपको याद रखना है। तो आपसे पूछ रहा है कि रेगुलरली मूव्स एंड आउट ऑफ पॉवर्टी इज कॉल्ड, क्या होगा, तो ये होगा आपको चर्निंग पुअर। चर्निंग पुअर जो होगा आपको, अब देखो चर्निंग पुअर जो होता है वो जो रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी है ना, आते रहते हैं जाते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बात कहा था स्मॉल फार्मर या सीजनल वर्कर, तो आप एक बात समझ लो कि ये ट्रांजिएंट में भी आ जाएगा, क्योंकि ट्रांजिएंट का ही दो टाइप है, चर्निंग और ओकेजनली। बट चूंकि चर्निंग भी ऑप्शन में है तो आपको चर्निंग मारने पड़ेंगे। ठीक है, तो ट्रांजिएंट में कौन कौन आ गया, चर्निंग वाले और ओकेजनली पुअर। ठीक है, जैसे ओकेजनली पुअर क्या हो गया, हमें मतलब कि रिच रहते हैं, मोस्ट टाइम रिच रहते हैं, लेकिन कभी कभी जो है सो बैड लक के कारण वो गरीब हो जाते हैं, तो वो हो गए। और तो अभी ये भी एक तरह से यही हो गया कि मूव इन अप मूव इन आउट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रांजिएंट का अगर आपको इसमें सिर्फ ट्रांजिएंट ऑप्शन आता तो आप ट्रांजिएंट मारते, चर्निंग नहीं होता। तो चर्निंग अगर है तो चर्निंग का मतलब होता है कि आपको जैसे स्मॉल फार्मर्स वगैरह हैं कि मूव आते जाते रहते हैं, जब उनकी फसल हुई तो फिर आप पॉवर्टी हटी, फिर पॉवर्टी आई, तो ये हो गया चर्निंग पुअर। और ओकेजनली पुअर हो गए, कभी गरीब रहते हैं और कभी बैड लक के कारण वो कभी धनी रहते हैं कभी गरीब रहते हैं। तो ये दोनों ट्रांजिएंट का पार्ट है और हमसे यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर चर्निंग पुअर होगा। क्रोनिक पुअर क्या होगा, जैसे कैजुअल वर्कमैन हो गया, तो उनकी आदत हो गई हुई अब क्रोनिक पुअर, मतलब ये चाहे ऑलवेज पुअर, क्रोनिक पुअर में ऑलवेज पुअर और यूजुअली पुअर। ये हो गया कि चल ठीक है हम गरीब ही हैं तो अपना जितना पैसा है, मतलब 10,000 कमाते हैं, चलो उसमें 1,000 रुपया सेव भी करेंगे और हम ऐसे ही रहेंगे। तो दैट्स आपको जो हो गया वो क्रोनिक पुअर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये कल था प्रॉब्लम इसमें लोगों को, तो मैंने इसको फिर से एक्सप्लेन कर दिया। ये आपको मैंने एनसीईआरटी की लाइनिंग लिख दी है। अगला है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ड्यू टू डेफिसिट स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट, इसको क्या बोलते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप क्राउडिंग आउट और क्राउडिंग इन पता होनी चाहिए आपको। देखो क्राउडिंग आउट क्या होता है कि अगर पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग अगर मान लीजिए कि बढ़ेगा, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग क्या होगा, कम होगा। ये होता है, मैं समझा देता हूँ आपको। और क्राउडिंग इन जो होता है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा है, ठीक है ना, तो उस कारण से प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट होगी, प्राइवेट सेक्टर जो इन्वेस्ट करेगा वो भी बढ़ेगा। अब दोनों समझ गए। इसमें क्या है कि पब्लिक सेक्टर की स्पेंडिंग ज़्यादा है तो प्राइवेट सेक्टर की कम होगी, और इसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग की पब्लिक सेक्टर की ज़्यादा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की, तो प्राइवेट सेक्टर की भी ज़्यादा है। ये हो गया क्राउडिंग। डंपिंग तो हम बाद में बात करते हैं, पहले आप ये समझो कि क्या हो रहा है गेम यहाँ पे। देखो जैसे मान लीजिए क्राउडिंग आउट, जैसे गवर्नमेंट क्या करेगा, कर्जा लिया कहीं से, ठीक है, तो गवर्नमेंट को अगर मान लीजिए आप सोचिए कि गवर्नमेंट को पैसा खर्चा करना है, पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग बढ़ना है, ज़्यादा गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना है, ठीक है, तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ानी है। तो गवर्नमेंट अगर स्पेंड करेगा कब, तो क्या होगा, उनको पैसे चाहिए होगा स्पेंड ज़्यादा करने के लिए, तो कहाँ से लेंगे, टैक्स से लेंगे, ठीक है। तो टैक्स लेंगे तो लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे, तो पैसे नहीं रहेंगे लोगों के, तो प्राइवेट सेक्टर की इनकम भी नहीं होगी ना, लोग खरीदेंगे नहीं तो प्राइवेट सेक्टर की इनकम नहीं होगी। समझ में आ रहा है। तो जब इनकम नहीं होगी तो ये क्या करेंगे, ये प्राइवेट सेक्टर अपना स्पेंडिंग कम कर देगा। ये होता है क्राउडिंग आउट। समझ में आ गया, क्राउडिंग आउट समझ में आ गया। गवर्नमेंट अगर ज़्यादा बोरो कर रही है स्पेंड करने के लिए तो प्राइवेट की जो है सो प्राइवेट को नुकसान होगा, क्योंकि जब अगर गवर्नमेंट बढ़ाएगी तो गवर्नमेंट को पैसे चाहिए ना। गवर्नमेंट अगर स्पेंडिंग बढ़ा रही है तो गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, पैसे कहाँ से आएंगे, रेवेन्यू कहाँ से आएंगे, टैक्स लेंगे या कुछ बेचेंगे। तो जब ये टैक्स लेंगे तो लोगों के पास क्या रहेगा, पैसे कम रहेंगे। जब लोगों के पास पैसे कम होंगे तो क्या होगा, लोग खरीदेंगे मार्केट से कम। जब खरीदेंगे कम तो क्या हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर को रिड्यूस हो जाएगा इनकम। समझ में आ गया। जब इनकम रिड्यूस हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर का तो क्या हो जाएगा, वो कम खर्चा करेंगे ना। तो कम खर्चा करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर जो है तो बेचारा जो अपना स्पेंड कर रहा है वो भी उसको कम करना पड़ जाएगा। वो इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा, बिक्री नहीं हो रही है। ये होता है क्राउडिंग आउट। सिंपल से लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है। क्राउडिंग इन क्या होता है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट स्पेंड किया किस पे, रोड बना दिया है ना, पूरी जो रूरल एरिया में एकदम पानी की व्यवस्था, वाटर बहुत बढ़िया से व्यवस्था हो गया, सारी चीज़ें व्यवस्था अच्छी से कर दी है ना। तो इससे क्या होगा कि देखेगा अच्छा, अरे इसमें तो यहाँ गांव में चले जाएंगे, बहुत सही है,
लैंड भी सस्ती मिल रही है, फ्रूट्स की है, हमारी फैक्ट्री फ्रूट्स की है, हम वहाँ से फ्रूट्स भी ले लेंगे, है ना, फ्रूट्स हमको डायरेक्ट मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, रोड, हमारे पास तो क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी ना, कोल्ड स्टोरेज नहीं थी, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन चीज़ों पे करेगी तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। दैट्स अ क्राउडिंग इन। समझ में आ गया। सो क्राउडिंग आउट और क्राउडिंग इन में मुझे लगता है कि आपको अंतर समझ में आ गई होगी कि गवर्नमेंट अगर स्पेंड कर रही है आपको इस पे, कि जैसे रोड पे खर्चा कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी पे कर रही है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज बना रही है, तो इस सबसे क्या होगा कि कंपनियों को लगेगा कि भाई हम यहाँ पे जाएंगे, गवर्नमेंट इतनी व्यवस्था कर रही है, इतनी अच्छी कर रही है, तो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी। तो ये हो गया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब इसका क्वेश्चन है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर रहा है। तो कौन से होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा कर रहा है, प्राइवेट स्पेंडिंग ज़्यादा, तो आंसर क्या होगा इसका, क्राउडिंग इन। समझ गए, अपोजिट वाला हो गया, गवर्नमेंट कम कर रहा है तो प्राइवेट भी कम हो रहा है। जो क्राउडिंग आउट, दोनों में गवर्नमेंट स्पेंड तो कर ही रही है, लेकिन आप समझ गए हो दोनों में क्या अंतर है। सो चलिए ठीक है। अब है डंपिंग। डंपिंग क्या होता है, डंपिंग ये होता है कि जैसे कोई कंपनी है, ठीक है ना, तो क्या हो गया कि अब वो कंपनी सेल करती है अपने प्रोडक्ट को लोअर प्राइस पे, जितना डोमेस्टिक प्राइस पे पे कर रही है, डोमेस्टिक प्राइस पे जो चार्ज कर रही है ना, वो उससे सस्ते दाम पर के एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स कर रही है, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, मार्केट में वो डाल रहा है, तो वो क्या हो गया कि अब मार्केट को इफेक्ट करेगा ना, तो वो हो गया एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये सब है, तो आप एक बार देख लेना। तो ये आपको पूरी, आपको ये समझ में होप सो आ गया होगा, तो ये आपको पूरी एक्सप्लेनेशन में भी लिखी हुई है, तो आप यहाँ से ज़्यादा समझ सकते हो। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये आपको समझना होगा। एक होती है, अब इसमें मैंने क्वेश्चन नहीं टच किया था फॉर एफडीआई की, तो मैं इसको टच कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको दे दूँ। एक होती है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो उसमें क्या होता है कि जो फॉरेन एंटिटी सेबी से रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो सेबी पे से रजिस्टर्ड है, तो अप टू 10%, 10% वो शेयर खरीद सकता है इक्विटी किसी इंडियन कंपनी का, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इसमें क्या होगा, पार्टिसिपेटरी नोट इशू करके, है ना, तो सेबी नॉन रेजिडेंट फॉरेन इन्वेस्टर जो होगा, तो ये जो होता है हेल्प्स द सेबी नॉन रेजिडेंट फॉरेन इन्वेस्टर बाय इशूइंग द पार्टिसिपेटरी नोट, इसको बोलते हैं हॉट मनी, शेयर वेयर खरीदेगा। अब हॉट मनी इसको क्यों बोलते हैं सर, हॉट मनी इसको इसलिए बोलते हैं कि ये फंड जो है, इनको तो जब मन होगा शॉर्ट टर्म में इनको रिटर्न लेंगे, लेके भागेंगे, तो ये हो गया हॉट मनी। तो फॉरेन एंटिटी जो सेबी से रजिस्टर्ड है, वो 10% इक्विटी शेयर्स इंडियन कंपनी का ले सकती हैं, खरीद सकती हैं, तो उससे क्या होगा, दैट्स अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, 10 अप टू 10%। इसको हॉट मनी बोलते हैं। हॉट मनी क्यों बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म रिटर्न्स होता है, लोग मतलब आएंगे, पैसा लेंगे और चले जाएंगे। तो ये हो गया एफपीआई, ठीक है। जो नॉन रजिस्टर्ड फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, है ना, हेल्प द सेबी नॉन रजिस्टर्ड फॉरेन इन्वेस्टर बाय इशूइंग पार्टिसिपेटरी नोट करके भी उसको वो खरीद सकते हैं। ये अब एफपीआई हो गई। अब एफडीआई क्या है सर, एफडीआई है कि उसमें 10 से 10% से ज़्यादा करना है, और इसमें बात क्या होती है कि इसमें मैनेजमेंट या प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होना है उनको, कंपनी के, किसी कंपनी के मैनेजमेंट या प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होना है, तो वो हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब इसकी दो रूट होती है, वन इज ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक सीधे आ जाओ, एक होती है अप्रूव्ड रूट, गवर्नमेंट रूट या अप्रूव्ड रूट जो बोलना है बोलिए। अब ऑटोमेटिक रूट क्या होता है, इसमें अप्रूवल नहीं लेना है, जिस कंपनी में आना है आकर करो इन्वेस्टमेंट। और एक होती है गवर्नमेंट रूट, वहाँ पे अप्रूवल की ज़रूरत होती है, जो जिस डिपार्टमेंट में जाना है उसके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को और कॉमर्स मिनिस्ट्री को, ठीक है, क्लियर। अब क्या है इसमें, इसमें आपको याद रखना है कि ये ऑटोमेटिक रूट हो गया, तो ये हो गया, और मुझे लगता है सेक्टर वाइज जो सबसे ज़्यादा एफडीआई आती है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पे आती है, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कहाँ से आती है, सिंगापुर से आती है, फिर यूएसए से आती है। अब ये रेलवे में नहीं है, रेलवे में नहीं कर सकते हैं आप, रेलवे हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, चिट फंड हो गया, है ना, निधि कंपनी हो गई, इसके बाद रियल एस्टेट हो गया, टोबैको प्रोडक्ट हो गया, इन सब में नहीं है। बैंकिंग में 20% है, विथ अप्रूवल आप ले सकते हो। इसके बाद आपको बैंकिंग में प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग जो होगी उसमें ऑटोमेटिक रूट में 49% है, मतलब 49% पर तो आप शेयर ले ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा लेना है 74% तक तो अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तो आप ले सकते हो, ठीक है। डिफेंस में आपको 75% है, ऑटोमेटिक में है, ठीक है। फार्मा में 100% है, लेकिन उसको विथ अप्रूवल आपको
FDI कर सकते हैं। इंश्योरेंस में 74% है, ठीक है। मुझे लगता है इतना से ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है अभी तत्काल में। तो ये आप फॉरेन कंपनी बाइंग शेयर्स इन स्टॉक एक्सचेंज, ये होगा नहीं। और फॉरेन कंट्री पेंशन फंड इन्वेस्टिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट नहीं होगा। और फॉरेन मर्चेंट बैंकर्स बाइंग शेयर फ्रॉम इंडियन स्टॉक मार्केट नहीं होगा। सो अ फॉरेन एंटिटी सेटिंग अप एजुकेशनल, कोई कंपनी खोल रही है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे खोल रहे हैं, दैट्स अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यह आपको एक्सप्लेनेशन है। द एक्टिविटीज और सर्विस फोकस्ड ऑन क्रिएशन, रीअरेंजमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडियाज। रिसर्च किसमें आती है? देखो, प्राइमरी में आ गया कौन? प्राइमरी में आती है, पहले होती है प्राइमरी, 5 तरह की है। प्राइमरी में आती है एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, ये सब आती है। सेकेंडरी में आती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। टर्शियरी में आती है जैसे रिटेल हो गया, इंटरटेनमेंट हो गया, रिटेल एंड पर्सनल सर्विस हो गया। इसके बाद क्वार्टरनरी में क्या होता है? क्वार्टरनरी में होता है बिजनेस, प्रोडक्ट, सर्विस, ट्रेड हो गई, है ना, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया। और क्विनरी में क्या हो गया? रिसर्च होती है, ठीक है। सो आपकी जो क्रिएशन, रीअरेंजमेंट एंड इंटरप्रेट, क्रिएशन मतलब हेल्थ एंड एजुकेशन रिसर्च आप कर रहे हो, है ना, तो ये हो गया आपको क्विनरी सर्विस में हो गया। इसमें टूरिज्म भी आती है ना। और न्यू और एग्जिस्टिंग आइडिया को इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू एंड, तो रिसर्च जितनी भी होगी वो क्विनरी एक्टिविटीज में आ गए। ये मैंने पूरी डिटेल आपको लिख दी है। अगला है, देखो इसमें 3-4 कर्व है जो इंपॉर्टेंट रहते हैं। 4-5 कर्व जो है इकोनॉमी में वो पूछते हैं। वन इज लॉरेंज कर्व, वन इज फिलिप्स कर्व, एक एंगल कर्व, एंजल कर्व, लाफर कर्व और एक कुरेंज कर्व होता है। ये इतने इंपॉर्टेंट हैं 5, ठीक है ना। तो अब ये 5 इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको आपको एक एक करके बता दूं। पहला लॉरेंज कर्व जो होता है वो क्या करता है? लॉरेंज कर्व जो होता है वो आपको इनइक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और इनकम ऑफ वेल्थ पे ये करता है। इनइक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और इनकम मतलब लॉरेंज कर्व में यहाँ इनकम होता है और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इनइक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पॉपुलेशन। क्लियर? इसके बीच की ग्राफ बनाते हैं लॉरेंज कर्व में। सो लॉरेंज कर्व का थर्ड हो गया, बस इतना आपको याद रखना है। फिलिप्स कर्व में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, सो इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में, अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, तो फिलिप्स कर्व हो गया। इसके बाद जो एंजल कर्व है वो एंजल कर्व क्या करती है? एंजल कर्व क्या करती है? तो एंजल कर्व जो होती है वो होती है आपको इनकम एंड प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड, इनकम और फूड पे, ठीक है। और लाफर कर्व बच गया, सो टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू, कितना टैक्स रेट आप ले रहे हो और रेवेन्यू क्या ले रहे हो, ठीक है, तो लाफर कर्व हो गया, लाफर कर्व, ठीक है ना। सो टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू, तो ये आपका आंसर हो गया सी। और जो मैंने कहा था कि एक ये भी याद रखिए आप, कुजेंट्स कर्व, तो ये क्या होता है? ये कुजेंट्स कर्व जो होता है इनइक्वालिटी है, यहाँ पे पॉपुलेशन भी लिख देते हैं, और पर कैपिटा इनकम के बीच की ग्राफ है। इतना आप याद रखोगे तो इसमें काम चल जाएगा। मैंने सारी ग्राफ दी है, लॉरेंज कर्व, पॉपुलेशन मतलब इनइक्वालिटी और प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, और इसके बाद आपको इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, फिलिप्स कर्व। कुरेंज में हो गया इनइक्वालिटी और पर कैपिटा इनकम। इनकम और गुड्स, ये हो गया आपको इनकम और गुड्स कौन सा हो गया? ये लाफर कर्व हो गया, इधर लाफर, ये आपको एंजल कर्व हो गया, और ये जो हो गया आपको लाफर कर्व हो गया जो टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू का है। मन है तो आप ग्राफ याद रखो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने करा दी, और दिस इज़ ऑल अबाउट द इकोनॉमिक पोर्शन। हम लोग कल 11 बजे मिलेंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे, और ये पार्ट 1 होगा। और फिर 8 बजे कल जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट 2 होगा, ठीक है। इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट भी बहुत सारी चीज़ें कर लेंगे, इसमें बहुत सारी हम लोग फैक्ट पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताएं। जैसे इसमें मैंने एक आपको मिक्स अप्रोच किया था कि 3 दिन में आपको लगभग इकोनॉमी की हर टॉपिक पे मैं आपको कुछ ना कुछ बता दिया हूँ, चाहे वो सर्विसेज टाइप्स के हों, चाहे वो कर्व जो 4-5 ही कर्व पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको बता दिए हैं। FDI FPI भी बता दिया, WPI CPI GDP, इन्फ्लेशन, डिप्लेशन, स्टैग्फ्लेशन, इसके बाद बजट, इकोनॉमिक सर्वे, NPCI, UPI जो भी इंपॉर्टेंट है, ई रूपी पे हम लोगों ने किया है क्वेश्चन। तो हमने ये सारी चीज़ें कवर की हैं, ठीक है ना। और मेरी कोशिश थी इकोनॉमिक्स में आपको, अगर इसमें पूरी विथ एक्सप्लानेशन करके जाओगे तो आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। कल हम लोग मिलते हैं, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की क्लास 2 क्लास होंगी, फर्स्ट और सेकंड, और ये एक 11 बजे होगी, एक 8 बजे होगी, ठीक है।
PDF आपको मिल जाएगी। रिवाइज करो, जितनी ज़्यादा रिवाइज करोगे 2 गुने वीडियो करके देखो, रिवीजन करो, एक एक पॉइंट को याद रखो, एक एक पॉइंट को छोड़ना मत, क्योंकि हम लोग ये मिनिमम कर रहे हैं, इतना तो आपको करके जाना ही है। इसके अलावा आपके पास टाइम है तो आपको जो करना है करो, ठीक है। सो टुडेज कोट इज टू बी द बेस्ट यू मस्ट बी एबल टू हैंडल द वर्स्ट, ठीक है ना। आपको बेस्ट बनने के लिए आपको वर्स्ट हैंडल करना आना चाहिए। आप यू मस्ट बी एबल टू हैंडल द वर्स्ट, ठीक है, तो तभी आप बेस्ट बनोगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज। और ये जो है सो आपको PDF है, दिस इज़ ऑल अबाउट ऑन इकोनॉमी। मैंने इकोनॉमी में लगभग आपको सारे एस्पेक्ट को टच किया है। मैंने प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन भी कर ली, बजट भी की, इकोनॉमिक सर्वे भी की, उस पर भी आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। लगभग आपको सारी पॉइंट पे हमने 5 ईयर प्लान पे हमने बहुत अच्छी की थी कि 5 ईयर प्लान पे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इनफाइनाइट है। अगर इसमें मैं पढ़ाना चाहूँ तो अभी इकोनॉमिक्स का 20-25 घंटे की लेक्चर हो सकती है, बट कोई मतलब नहीं बनता है। आपकी एग्ज़ाम नज़दीक है, इतनी को रिवाइज करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।